हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, है ना। और पॉलिटी को हम काफी अच्छे तरह से जो है कवर कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो लक्ष्मीकांत का पाठ है। हम सिक्स एडिशन पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत का, है ना। सिक्स एडिशन। और इस सिक्स एडिशन में हम क्या पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। यानी राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है हम उसके बारे में डिटेल से बात करें। क्लियर है ये चीजें। तो वो क्या है, हम इस पर बात करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो उल्लेख है भाग 4 में। क्लियर है। और अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। बेसिकली ये है कि अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि भाग 3 में। और ये कहाँ है, 12 से 35 तक, है ना। और उसके बाद है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, और ये है 36 से 51। क्लियर है ये मामला है। पेज चेंज कर लेते हैं। ये चीजें क्लियर है। और ये जो डीपीएसपी का कंसेप्ट है, संविधान निर्माताओं ने यह विचार जो है 1937 में निर्मित आयरलैंड से लिया है। ये क्लियर है कि जो डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से भारतीय संविधान में आया है, वो आया है आयरलैंड से। और आयरलैंड के संविधान में कहाँ से आया है, तो स्पेन से। कि निदेशक तत्वों की कुछ विशेषताएं हैं, है ना। आखिरकार क्या है निदेशक तत्व, अगर हम पढ़ने से पहले कुछ उसके बारे में मोटा मोटी चीजें समझ ले तो समझना और भी आसान हो जाता है। क्लियर है कि ये काम कैसे करेगा, इसकी विशेषता क्या है, इसकी खूबियां क्या है। यहाँ राज्य की नीति निदेशक तत्व नामक इस युक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी जब भी संसद कानून बनाएगी तो डीपीएसपी को ध्यान में रखेगी। क्लियर मामला ये है। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें करती है। यानी बेसिकली है कि जब भी संसद कानून बनाएगी या उसको जब लागू भी कराने की भी बात आएगी, तब भी क्या होता है, डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाएगा, है ना। वही चीज है विधायिका, मतलब जब कानून है, कार्यपालिका जब उस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, है ना, या प्रशासनिक मामला है, तब भी जो है उस चीज का ध्यान में रखा जाए। अनुच्छेद 6, नीति निदेशक तत्व तो भारत शासन अधिनियम 1935 के उल्लेखित अनुदेशों के समान। मतलब अगर आप भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़े हैं तो उसी के अनुसार ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में नीति निदेशक तत्व अनुदेशों के समान। अनुदेश का मतलब है कोई आपको आदेश दे रहा है ना। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किया करते थे, जिसे निदेशक तत्व कहा जाता है ना। और वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है। बेसिकली ये कह रहा है कि जब भारत पर क्या है कि भारत पर ब्रिटिश का शासन था, तो एक यहाँ पे था कि जो केंद्र लेवल पर जो मेन है, जैसे अभी राष्ट्रपति है, तो वहां पर था गवर्नर जनरल, है ना। गवर्नर जनरल, जी जी। और एक था गवर्नर जो प्रांतों में था। और ये कहाँ था, ये था केंद्र में। तो इस पर क्या होता था, आदेश आते रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार। और वही जो आदेश है उसी को हम अभी बोलते हैं क्या चीज, नीति निदेशक का। कि आपको देश को चलाना कैसे है ना। तो वो चीजें, इनमें केवल यह अंतर है कि निदेशक तत्व विधायिका और कार्यपालिकाओं के अनुदेश है। क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि अभी अभी भी जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या गवर्नर को क्या कहता है, क्या करता है, आदेश देता है कि आप ये काम करो।
नहीं, अब जो है विधायिकाओं को देता है कानून बनाते समय, या कानून को जो है ना इम्प्लीमेंट करना है, तो उस समय जो है ये जो डीपीएसपी काम आता है ना। 2 पॉइंट हम पढ़ लिए। तीसरा पॉइंट है कि आधुनिक जो लोकतांत्रिक राज्य है, यानी जो जो डेमोक्रेसी है, खैर इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है। इनका उद्देश्य न्याय में आदर्श, स्वतंत्रता, समानता को बनाए रखना, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में प्रचलित है ना। संविधान की प्रस्तावना में है ना सारा चीज, हमें न्याय चाहिए, आत्म स्वतंत्रता चाहिए, न्याय चाहिए, है ना। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण भी करना है। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, क्या फंडामेंटल राइट में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है, डीपीएसपी में है। तो आपको बताना है कि ये डीपीएसपी में है, क्लियर, का निर्माण है, ना कि पुलिस राज्य का, है ना। और जो कि एक औपनिवेशिक काल में था। औपनिवेशिक काल में क्या था, पुलिस राज ज्यादा था, जब भी कोई कुछ करता था तो उसको क्या करते थे, ब्रिटिश की जो सिपाही है, जो पुलिस है, वो लोगों पर अत्याचार करती थी, है ना। ये चीज है, यूं होता है कि पुलिस क्या है, आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है। तो बेसिकली दोस्त बनना है, ताकि क्या है, समाज के हर एक वर्गों को जो है वो पुलिस से सुरक्षा फील हो, है ना, अच्छा लगे कि पुलिस हमारे लिए ही है ना। सिर्फ नहीं तो बोर्ड में लिखा हुआ ही है कि पुलिस जो है, पटना पुलिस आपके सेवा में सदैव तत्पर है, तो ऐसा है नहीं। तो वो चीजें संक्षेप में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही जो है निदेशक तत्वों का मूल उद्देश्य है, क्लियर। ये चीजें, निदेशक तत्व की प्रकृति गैर नियोजित है। एक दो चीजें होता है, एक को हम बोलते हैं नियोजित, नियोजित, एक है गैर नियोजित। अब इसका क्या मतलब है, नियोजित का मतलब है कि अगर किसी चीज का उल्लंघन होता है, जैसे फंडामेंटल राइट है, इसका अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्लियर है। लेकिन गैर नियोजित में क्या है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप कहीं नहीं जा सकते, क्लियर है। तो यही चीज है ना। यानी इसके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अतः सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय इन्हें लागू कराने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। और यह जो है अनुच्छेद जो है 37 में कहा गया है। यानी निदेशक तत्व तो देश के शासन में मूलभूत है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है, कंपलसरी नहीं है। दोनों बात में अंतर है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। अभी इसकी जो प्रकृति है गैर नियोजित है, यही चीज है कि इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, गैर नियोजित है। तथापि कानून की संवैधानिक मान्यताओं के विवरण में न्यायालय जो है इन्हें देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाया कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है, तो न्यायालय इसी विधि को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। बेसिकली ये कर रहा है कि अगर मान लेते हैं कि कोई कानून बना, ठीक है, संसद से, और जब संसद से कानून बन गया तो ये जो कानून है, अब इस कानून के रिव्यू करने के लिए अगर आता है कोर्ट के पास, रिव्यू भी क्या करेगा, रिव्यू में कि जो कोर्ट है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, वो किस चीज को ध्यान में रखेगा, वो डीपीएसपी को भी ध्यान में रखेगा, है ना, कि इसके अनुसार वो कानून बना हुआ है या नहीं, है ना। अगर नहीं बना हुआ है तो ज्यादा संभावना है कि ये कानून को रद्द कर देगा, है ना। ये चीजें होता है, तो कानून बनाते समय भी क्या होता है कि कोशिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि डीपीएसपी को भी ध्यान में रखा जाए, है ना। और अगर बनाता है तो वो जो समानता का अधिकार है ना, 14 और 19 क्या है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दोनों को भी क्या है ध्यान में रखा जाता है, क्लियर। ये बात आप समझिए।
है ना? अगर हम अभी बात किए कि अगर इसकी विशेषता की अगर हम बात करें कि ये पहला चीज़ तो ये गैर न्यायिक है, गैर नियोजित है ना? और इसको इसलिए रखा गया है ताकि क्या है कि जो संसद को क्या है कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा, है ना? और अगर कोर्ट रिव्यू भी करेगा तो क्या करेगा इसका ध्यान रखेगा। वही चीजें हैं जो 1935 में गवर्नर जनरल और गवर्नरों को जो है ब्रिटिश सरकार से क्या मिलता था आदेश मिलता था कि शासन चलाना कैसे है। तो वही चीजों को आप डीपीएसपी में क्या है काउंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये 2-3 पॉइंट जो था वो आपको ध्यान में रखना है कि ये इसकी विशेषताएं हैं डीपीएसपी। अब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं कि ये जो डीपीएसपी आखिरकार है क्या, जो हम अभी डीपीएसपी कह रहे हैं तो वो क्या है? निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। हालांकि संविधान ने इसका वर्गीकरण नहीं किया है। पहला सवाल यही है कि ये जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं वो संविधान ने नहीं किया है, इन लोगों के द्वारा है। लेकिन इनकी दशा और दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियां समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया है। ये क्या क्या चीजें हैं? पहला हम बात करेंगे समाजवादी। समाजवादी सिद्धांत का मतलब क्या है कि समाज के सभी वर्गों को उत्थान हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, है ना? ये चीजें हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए। ये सारा जो सिद्धांत है वो क्या है? समाजवादी सिद्धांत है। बेसिकली समाज का विकास हो। समाज का विकास का मतलब है समाज का हर एक तबके का विकास हो, है ना? चाहे महिलाएं हो या एक दलित वर्ग के लोग हों, है ना? ये बात आपको ध्यान में रखना। ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य है वही चीज है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना, यानी राज्य को ये निर्देश देते हैं, है ना? ये क्या करना है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसको आप स्थापना करें। अब इसका मतलब ये है कि जो नीचे तबके का लोग है जो पिछड़ रहे हैं उसको भी क्या है कि मूल धारा में, है ना, उसको लाए। ठीक है? पहला पॉइंट, लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, है ना? जैसे आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं, अवसरों की असमानता को समाप्त करना, है ना? किसी को ज्यादा मौका मिल रहा है, किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें ये आर्टिकल 38 में लिखा। सुरक्षित कर, सुरक्षित करने का मतलब क्या है? अब ये चीजें आपको समझना है। सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। यानी सभी व्यक्ति को क्या है? जीविका का साधन यानी अपना जीवन चलाने के लिए, है ना? उसका आप समुचित हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधन का संवितरण है। यानी ये जो संसाधन है, जैसा कि हम पहले बताते हैं कि लोग अमीर वाले अमीर ही बन रहे हैं, गरीब गरीब ही बन रहे हैं, है ना? तो कुछ ऐसा कानून बनाया जाए, क्या है कि जो बेनिफिट है यानी भारत जो विकास कर रहा है वो जो बेनिफिट है क्या है वो सभी को मिले, है ना? यानी एक ही जगह जो है वो धन का वितरण ना हो। धन का वितरण क्या है वो सभी जगह हो, है ना? ये समस्या नहीं आना चाहिए। दूसरा है धन के उत्पादन एवं साधनों का संकलन करो, वही है कंसंट्रेशन एक ही जगह पर। दूसरा है पुरुषों पुरुषों और स्त्रियों के बीच समान कार्य के लिए क्या है समान वेतन। आप देखे होंगे गांव में क्या होता है कि अगर मेल काम कर रहा है तो उसी काम के लिए उसे 500 रुपए दिया जा रहा है, लेकिन अगर फीमेल काम कर रहा है उसी के लिए 200 रुपए। तो ये गलत। किसके अनुसार? डीपीएसपी के अनुसार, है ना? समान कार्य के लिए आपको समान वेतन देना। दूसरा है कर्मकारों को स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण, है ना? ये चीजें हैं यानी जो लोग काम करते हैं उनको स्वास्थ्य पर का भी ध्यान रखा जाएगा, उसका शक्ति, और जो अगर उसके बच्चे हैं, है ना, या बच्चों को बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब आपको पता है कि 14 साल से अगर कम बच्चा है तो वो क्या करेगा? काम ही नहीं करेगा। ये बात हम क्या फंडामेंटल राइट में क्या कर लिए? बालकों को स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर,
है ना? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 38-39 नेक्स्ट है 39 का समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कर। अगर मान लेते हैं कोई गरीब है और किसी की वजह से जो है वो क्या होता है केस में पड़ जाता है, उनके ऊपर केस हो जाता है, तो क्या होगा? तो अगर उसको खाने का ही ठिकाना है तो वकील कहाँ से रखेगा? क्योंकि महँगा है। तो सरकार उसके लिए जो है वो वकील अपॉइंट करेगा, है ना? ताकि उसको जो है सही से न्याय मिले। क्लियर है? तो उसी के लिए बोलता है और उसी के लिए जो सरकार है, जो केंद्रीय लेवल पर जो है, वो नालसा का स्थापना किया है। स्टेट लेवल पर सालसा का स्थापना किया है। हम ये क्या है? ये हम जुडिशरी में पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली बात है कि डालसा डालसा का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ना। तो अगर आपको जो है सुप्रीम कोर्ट लेवल पर अगर काम करना है तो इसके साथ और ये सारा चीजें जो है वो फ्री में क्या होता है गरीबों को मिलता है। गरीब में कौन कौन लोग आएंगे ये भी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। ये चीजें जैसा है काम पाने के, शिक्षा पाने के, है ना, बेकारी, बुढ़ापा बुढ़ापा, बीमारी और निसक्ता निसक्ता का मतलब है विकलांग की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। किसी व्यक्ति को अगर काम पाना है तो उसके लिए भी क्या होता है कि राज्य हेल्प करेगा। शिक्षा पाना है तब भी। बेकारी का मतलब होता है कि किसी के यहाँ काम करना है। बुढ़ापा, है ना, बीमारी, निसक्तता, तो ये सब जो सरकार के द्वारा जैसे जो वृद्धा पेंशन मिलता है या अभी जो आयुष्मान भारत योजना आया है ना, तो ये सब क्या होता है कि जो गरीबों को क्या करता है हेल्प करता है ना, ताकि वो उसका जो है काम बेहतर हो। दूसरा है काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं, यानी बेसिकली ये कह रहा है काम का न्याय संगत हो, यानी जहाँ काम करे उनको बेहतर मजदूरी भी मिले। और मानवोचित दशा, मानवोचित दशाओं का मतलब है कि जिस फैक्ट्री में या जिस कारखाना में काम कर रहा है ना, तो वहां पर जो है वहां पर जो आवश्यक दशाओं का मतलब कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि पूरा काम कर रहा है और 1-2 महीना में ही जो लोग वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनको तबीयत हो जाए, कैंसर हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका ध्यान रखना किसकी ज़िम्मेवारी है? उसका ध्यान रखना जो वहाँ पे फैक्ट्री जो लोग चला रहे हैं, फैक्ट्री के मालिक की ज़िम्मेदारी है ना? तो बेसिकली है कि जानवर ना समझा जाए, है ना? जो कामगारों को आदमी समझा जाए, है ना? ये चीज़ें। प्रसूति सहायता का बंद करना। प्रसूति से आपको पता है कि 12 सप्ताह से लेकर जो है महिलाओं को जो है प्रेग्नेंट के टाइम में 26 सप्ताह का छुट्टी कर दिया है ना? आपको बिना सैलरी काटे हुए क्या होगा? आपको पैसा मिलते रहेगा। क्लियर है? तो ये भी चीज़ें सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनको इतना सैलरी मिला जाए, दिया जाए कि क्या हो कि इनका जो जीवन है वो क्या है कि वो चलता रहे, है ना। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि जो एक आया है मनरेगा, है ना, मनरेगा मनरेगा में क्या है कि सरकार ही तय करती है कि डेली एक व्यक्ति को कितना रुपया दिया जाएगा। शायद अभी एक दिन में शायद 282 रुपए के आसपास मिलता है। तो उतना पैसा मिनिमम मिलना चाहिए। शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर जो है इसको भी मिलना चाहिए। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी के लिए कदम, यानी जो उद्योग जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, है ना, तो उनका जो मैनेजमेंट है उसमें कौन है कि जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, कामगार, उसको भी क्या करना है शामिल करना है। क्लियर है? तो ये भी आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। क्लियर है? पोषण स्तर, न्यूट्रिशन, यानी आप जो खाना खाते हैं उसमें पर्याप्त क्या है प्रोटीन मिले, वसा मिले, नहीं वैसे उतना चीजें मिल जाए ताकि आपका जो जीवन है और आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य को सुधारना। वही चीज है, मतलब अच्छा खाना खाइए, क्या होगा कि अच्छा विचार भी आएगा। जब अच्छा विचार आएगा तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करेंगे। नहीं, ये जो पूरा है वो समाजवादी सिद्धांत है कि समाज में जो है वो सबका विकास होना चाहिए। बेसिकली मामला ये है। अब हम बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत। को पता है कि गांधी जी क्या क्या सोचते थे? अगर आप हिस्ट्री का ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं
तो आपके पर ये जो समझना है बहुत आसान हो जाएगा कि गांधी जी क्या चाहते थे, है ना? यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते यानी गांधी जी जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो चला रहे थे वही चीज को यहाँ पर डाला गया है। बेसिकली ये गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है जो राज्य से अपेक्षा करते हैं, अपने राज्य से कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए। पहले ये सवाल पूछता है ग्राम पंचायतों का गठन, ये है आर्टिकल 40 में। ये तो आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज का जो गठन है वो कहाँ लिखा गया है, तो आपको बताना है 40। ग्राम पंचायतों का गठन, उनके आवश्यक शक्तियां प्रदान, स्व सरकार के इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था, अगर ये पंचायती राज ना हो तो हमारे पास दो ही सिस्टम था। एक था क्या चीज, केंद्र, दूसरा है राज्य। और अब जो आ गया है, अब तीसरा के जो लेयर है वो है पंचायती राज, पंचायत एवं म्युनिसिपल, है ना? तो ये भी एक अलग सरकार है। क्लियर है? जैसे यहाँ सीएम होता है, यहाँ पीएम होता है, और तो यहाँ पर क्या होता है, प्रधान होते हैं जिसको आप मुखिया बोलते हैं, है ना? तो ये क्या करेगा, पंचायतों का विकास करेगा। क्लियर है? ये चीजें हैं, तो ये इनका सपना था गांधी जी का, और जो पावर पारित भी हुआ। कब हुआ, जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तब हम इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग का मतलब है छोटा उद्योग, छोटा उद्योग, या इसी को आप बोल सकते हैं लघु उद्योग। इनको आप प्रोत्साहन कीजिए। सहकारी का मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग, क्या होता है कि मिलजुल कर एक ही जगह काम करें। सहकारी का मतलब है एक दूसरे को हेल्प करना, है ना? तो छोटा छोटा उद्योग जैसे होता है, मोमबत्ती बनाना हो गया, है ना, साबुन बनाना हो गया, चरखा काटना हो गया। तो इस टाइप का जो छोटे छोटे उद्योग है उसको क्या किया जाए, विकास किया जाए, क्योंकि इनका मानना था कि ज्यादातर भारत में लोग क्या है, गरीब हैं। तो गरीब के लिए अगर छोटा उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए तो इन लोग का जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगा। चाइना ने यही पॉलिसी अपनाया था कि जो छोटे लोगों से जो बन सकता था वही काम कराया। आप देखे होंगे कि चाइना में क्या होता है, छोटे छोटे लड़ियां, छोटा सा खिलौना जो 5 रुपए 2 रुपए का बनता है, उसको यूज किया, क्योंकि ये लोगों के द्वारा बनाया गया है ना? तो इस ये काम किया जाना चाहिए। वो सक्सेस भी है, चाइना इसी में जो है काम किया है। नेक्स्ट है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां का मतलब वही है कि जो लोग काम करें वो मिल के काम करें, है ना? जैसे यहाँ पर है, मान लेते हैं कि ये जो लोग मिलके क्या कर रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, तो साबुन मिलके एक कमेटी बनाएगी, और ये लोग कमेटी वाले क्या करेंगे, एक कमेटी, और ये सारे लोग, इसमें जितने लोग हैं वो साबुन का निर्माण करेंगे, साबुन बनाएंगे। तो उसी को बोलते हैं सहकारी समितियां, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, है ना? कि स्वैच्छिक गठन होना चाहिए, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो सहकारी समितियां में क्या होना चाहिए, एक ऐच्छिक होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बनाए। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना, सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा देना। बेसिकली जो कमजोर वर्गों के साथ जो हो रहा है उसको क्या करना है, खत्म करना, है ना? ये चीजें। और नेक्स्ट है स्वास्थ्य के लिए, जो लोग शराब वगैरह पीते हैं, है ना, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाइयों, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजनों से भी उपयोग कर प्रतिबंध लगाना। और ये कहाँ पर लिखा है, 47 में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट है, गांधी जी बोलते हैं कि गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन करना, है ना? जैसे नहीं होता, एक जर्सी गाय होता है, एक नॉर्मल गाय होता है। तो वो जो गाय है उसका नस्लों में भी आप सुधार कीजिए। और जो भी दुधारू पशु है ना, जितने भी, चाहे भैंस हो, गाय हो, है ना, तो ये जो जो दुधारू पशु है उसे क्या करना है, नहीं मारना है। क्लियर है? तो ये जो पूरा है वो है क्या चीज,
गांधी जी का आर्टिकल 48। क्लियर? अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, उदार बौद्धिक सिद्धांत। यानी लोग अपना दिमाग को यूज करें, बेसिकली ये मामला है। और जहां तक हो सकता है, कौन यूज करवाएगा दिमाग का? वो दिमाग का यूज कराएगा राज्य, है ना? यहाँ पर वही चीजें लिखा है। इस श्रेणी में उस सिद्धांतों को शामिल किया है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित, और ये राज्य को निर्देश देते हैं। क्या निर्देश देते हैं? पहला सबसे महत्वपूर्ण है, इस बहुत बार सवाल पूछता है, क्योंकि पूछेगा भी कि उत्तराखंड में इसका माहौल बना हुआ है। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान जो है सिविल संहिता, है ना, या समान नागरिक संहिता। समान का मतलब आप इससे याद रखें, जैसे 44 है तो दोनों समान है ना? इसलिए हम क्या लिखेंगे कि आर्टिकल 44 में। क्लियर है? उसके बाद है कि सभी बालिकों के 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ये कहाँ है? आर्टिकल 48 में, है ना? यानी 14 वर्ष तक क्या होता है कि बच्चों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क, निःशुल्क और अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा जो है स्कूल नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कि उसको जबरदस्ती स्कूल लाया जाएगा, या उसको पेरेंट पर क्या होता है कि पुलिस भेजने का भी जो है वो भेज भी सकता है उसके घर, कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं, है ना? तो वो भी उसकी जिम्मेवारी बना दिया गया है। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। पहले जैसा नहीं है कि लोग क्या खुद से ही खेत में काम कर रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये क्या है? 48। 48 में ही क्या है कि पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है? 49 है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक, ऐतिहासिक और अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु को संरक्षण। बेसिकली जो हमारा जो है ना धरोहर है, उसको क्या करना है? रक्षा करना है। 49 में लिखा हुआ है। और 50 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथककरण है ना? यानी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को क्या किया है? अलग अलग कर दिया है। क्लियर है? और नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा में अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय विधि संधियों बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटने के लिए प्रोत्साहन करना। बेसिकली क्या है कि ये अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है उसको बेहतर बनाना, ये चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो हम तीनों बात कर लिए। कौन कौन सा? एक तो हम बात कर लिए कि इसमें तीन भाग में है, एक तो था समाजवादी, नहीं, और दूसरा था गांधीवादी। क्लियर है? और नेक्स्ट था वो था उदारवादी। ठीक है? उदारवादी, है ना? तो ये है पूरा डीपीएसपी का कंसेप्ट। अब हम इसमें एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि जो नए निदेशक तत्व है, नए निदेशक तत्व का यहाँ मतलब ये होता है कि जो संशोधन द्वारा डाला गया है, यानी बाद में जो है उसको संविधान में चेंज कर कर जो है इसको किया गया है ना? ये चीजें आपको समझना है। तो पहली हम बात करते हैं, जो पहली बार जो डाला गया है, इसमें चेंज किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, है ना? निदेशक तत्वों में चार तत्व और जोड़े गए। इनका भी राज्य से अपेक्षा रहती है। क्या क्या चीजें जोड़ा गया है, ये चीजें आपको समझना है। चार चीजें क्या जोड़ा गया है? बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित सुरक्षित करना, अनुच्छेद 39 में कुछ चेंज किया है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। देखो 39, ये जहां पर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये चेंज करके डाला हुआ है ना? ये बी सी कुछ भी है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, तो ये क्या है? 43 ये। और यहाँ पर है कि रक्षा, रक्षा पर्यावरण को बेहतर, जंगली और वन्य जीवों की रक्षा के लिए क्या है?
कदम उठाना। ये कहाँ पर लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ है उदारवाद, नहीं, और ऊपर 2 कहाँ लिखा हुआ है? ये दोनों, ये दोनों लिखा हुआ था सॉरी, हाँ, समाजवादी, है ना? समाजवादी में, ये तीनों लिखा हुआ है समाजवादी में। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद चेंज हुआ है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्या चीज़? 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1978 में, और ये क्या है? निदेशक तत्वों को, हाँ, एक और निदेशक तत्वों को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा कर रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों की असमानता को समाप्त करना। असमानता को समाप्त करने का यह मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि जो गरीब है वो गरीब ही बना रहे और जो अमीर है वो अमीर ही बना रहे, है ना? तो ऐसा कुछ कानून बनाया जाए कि जो जो फायदा है, जो विकास है वो क्या है, सभी का, है ना? और उसके बाद आपको पढ़ते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ है। इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बनाया गया, है ना? यानी संशोधित निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, है ना? ये चीजें बेसिकली ये है कि ये जो 45 में जो बातें लिखा हुआ था पहले डीपीएसपी में, अब उसको चेंज करके कहाँ कर दिया है, फंडामेंटल राइट में, और ये कहाँ है, 21 का में, है ना? यही मामला है, सिंपल है ना? और ये कब किया गया है? ये किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। यही चीजें लिखा हुआ। नेक्स्ट है सहकारी समितियां। सहकारी का मतलब यहाँ पर सहयोग, है ना? एक दूसरे से सहयोग करने से संबंधित, से संबंधी एक नया है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक, है ना, सिद्धांत जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छित गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। ये कौन सा विचारधारा है? यह है गांधीवादी विचार। क्लियर है? तो ये भी चीजें जो है वो यहाँ पर जोड़ा गया।